हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज को इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का फेज इक्विलिब्रियम, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हम लोग यूनिट 1, 2 का सॉल्व कर चुके हैं। अब ये यूनिट 3, देन इसके बाद हम लोग यूनिट 4 की तरफ चलेंगे। ओके, तो फेज इक्विलिब्रियम ये आपका जो चैप्टर है बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम से मिलता जुलता है। तो जो बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम का वो जो लेक्चर है एक बार देख लीजिएगा, उसमें कैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होगा। तो उसी से ये भी एक प्रकार का छोटा यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि हमेशा की तरह कि आपको सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना है, पढ़ कर आना है, देन इसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, जितने भी हम लोग टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपका बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी आपके एग्जाम्स में, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फेज इक्विलिब्रियम मैं ऐसा मान के चलिए कि आप पढ़ कर आए हैं। नहीं पढ़े रहेंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। पहले जाइए, वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छे से बैठ के उसको रिवाइज करके आइए, देन इसके बाद क्वेश्चन को देखिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एट द ट्रिपल पॉइंट At the triple point in water system, the temperature is। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जैसा कि मैं आपको लेक्चर में पढ़ाई हूँ, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको 3 फेज आपको दिखता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी आपका एक कोई कंपोनेंट होगा, सपोज करिए आपके पास वाटर है, आपके पास कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके 3 फेज यानी सॉलिड में और लिक्विड में और वो वेपर फॉर्म में तीनों आपका एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो वाटर का पूछा गया है, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। एक बार पहले सॉल्व करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। एक बार मैं देख लूँ क्या वीडियो सही चल रहा है। ओके, चलो, तो वाटर का मैं आपको क्लास में भी पढ़ाई हूँ, ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पूछा है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। वाटर का आपको ट्रिपल पॉइंट, जैसे आपने डायग्राम बनाना होगा तो वो आपका कुछ इस तरीके से आपका बना होगा, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाई दे गया होगा। ठीक है, तो यही आपका वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, 0.0078 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट पे आपको वाटर तीनों फेज में दिखाई देगा। यानी आप सपोज करो उसमें कुछ वाटर आपके सॉलिड फॉर्म में दिखाई देंगे आइस के क्यूब में, कुछ वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, मतलब वाटर जैसे लिक्विड फॉर्म में होगा पानी के फॉर्म में, कुछ आपका वाटर गैस फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन आइस, वाटर एंड वेपर। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है कितना आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम लोग निकालते हैं? अच्छा नहीं, पहले काम करो, पहले आप खुद से सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं ही बता दूंगी तो आप तो क्या करेंगे। चलो, हो गया सॉल्व, आपका आंसर आ गया। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ठीक, चलो, अब इसमें क्या आ जाएगा? कितने कंपोनेंट है? कंपोनेंट तो आपका सारा आइस है, वाटर है, वेपर है, तो कंपोनेंट तो आपका एक ही है। फेज कितने हैं? 3 प्लस 1, तो कितना हो गया? अच्छा, इसका एक सेकेंड, प्लस 2 वाला फॉर्मूला है क्या? शायद प्लस 2 था ना इधर, एक मिनट, प्लस 2, क्योंकि 2 फॉर्म में अलग अलग रहता है, तो इसका हो जाएगा ठीक। तो ये हो गया -2, इसका पर 2 आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। तब हम लोग यहाँ पे कौन सा, किसी का अच्छा दिया नहीं गया है ना इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे देना चाहिए था किस चीज़ का वो कंपोनेंट लिया है। अगर कुछ कंपोनेंट नहीं लिया गया तो इसको 1 मानेंगे। ठीक, तो इसका आ जाएगा 3, मतलब एक ही का ये कंपोनेंट है, फेज 3 है, इसका 3 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका आंसर क्या है? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। फेज रूल के अकॉर्डिंग हम चले। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस इन वन कंपोनेंट सिस्टम। बोला है कि सबसे ज़्यादा वन कंपोनेंट सिस्टम का मैक्सिमम फेज कितना होता है। पहली बात तो हम मैं जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें आपको पढ़ाई थी मैं वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी। चलिए जल्दी सॉल्व करके बताइए इसको आंसर क्या होगा। वन कंपोनेंट सिस्टम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस हो सकता है? अरे मैं आपको कितने बार बताई हूँ, मैक्सिमम फेज कितना हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और क्या ही होगा। तो वन कंपोनेंट है तो उसके 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक। उससे ज़्यादा तो हो नहीं होगा, क्योंकि भाई वन कंपोनेंट में जैसे सपोज करो H2O, तो H2O का तो 3 फॉर्म हो सकता है ना। एक आपका आइस में हो सकता है, एक आपका वाटर में हो सकता है, और एक आपका वेपर फॉर्म में हो सकता है, ठीक। ओके चलो हो गया ये क्वेश्चन। ओके ये देखो, ये पूरा आपके मतलब जो आप नोट्स बनाए होंगे फेज इक्विलिब्रियम का, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आया, कुछ भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप उसे पढ़े अच्छे से रिवाइज किए तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो बोला द यूटेक्टिक कंपोजिशन इन लेड। यूटेक्टिक पॉइंट हम लोग पढ़े थे जब भी हम लोग 2 कंपोनेंट सिस्टम का पढ़ते हैं जिसमें लेड और सिल्वर। जो इन दोनों को पढ़ा क्यों जाता है, मैं इसको क्लास में भी पढ़ाई हूँ कि जब हम लोग लेड कंपोनेंट का, लेड और सिल्वर का पढ़ते थे तो उसमें वहाँ पे क्या था कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज किया जाता है। फेज इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ इसका एप्लीकेशन तो होगा ही। तो उसका एप्लीकेशन बस इतना ही था कि जो हम लोग के पास लेड और सिल्वर जो आता है वो इम्प्योर फॉर्म में आता है, तो उसको प्योर फॉर्म में कैसे लाएं, इस चीज़ को हम लोग करने के लिए हम लोग क्या ये वाला कंपोनेंट सिस्टम यूज करते हैं। तो आपको सीधा डायरेक्ट से एकदम स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, यूटेक्टिक पॉइंट का कंपोजिशन लेड और सिल्वर के लिए कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो क्या था। 2.4% एजी था, 97.6% लेड, या फिर 3.2% एजी, या 96.8% लेड, या फिर आपका 12% क्या है एजी प्लस 88% लेड, या फिर 88% एजी, ये क्या है 12%। तो पहली बात आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये दोनों तो कहीं पर थे ही नहीं, क्योंकि भाई जब हम लोग इन दोनों को सेपरेट करें तो सेपरेशन अगर 90% से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है करने का, 80% हो रहा है, 12% हो रहा है, तो वो सेपरेशन कोई अच्छा सेपरेशन नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से है, ए और बी में से कुछ हो सकता है। अगर एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये दोनों तो आपका पहले ही डिलीट हो। ओके चलो बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मैं यूटेक्टिक पॉइंट को पढ़ाते वक्त आपको बताई थी कि जो भी आपका इस तरीके से जो ग्राफ आया था, आपको याद होगा यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट आया था कि आपका यहाँ पे ढेर सारा कंपोजिशन लिखा था। तो 2.4 के आसपास एजी का कंपोजिशन मिला था और 97.6% के आसपास लेड का आपको कंपोजिशन मिला था, जिसे कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। विच फैक्टर इज कांस्टेंट इन द कंडेंस फेज रूल। कंडेंस फेज रूल में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कंडेंस फेज रूल क्या है, C इक्वल टू F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, ये था। इसको और ज्यादा कंडेंस किया गया। तो कंडेंस करने में हम लोग कर क्या रहे थे, प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन, किसको हम लोग हटा रहे थे। याद करो, मैं कंडेंस फॉर्म का भी बताई हूँ, जल्दी बताओ क्या कर रहे थे उसमें हम लोग, ध्यान रखना। एक बात बताओ, इन तीनों में कहीं पर भी टेम्परेचर या प्रेशर से कोई मतलब है, बिल्कुल नहीं। फेज रूल में टेम्परेचर प्रेशर तो आया ही नहीं है। ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपका क्या है, कंपोजिशन है या कंपोनेंट है, एक ही बात है, कंपोजिशन या कंपोनेंट। ठीक, ये आपका फेज है, कितने टाइप का फेज होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, +1। और ये तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पर बच्चों कहीं पर भी ऐसा आया ही नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं पर भी ऐसा आया ही नहीं है कि यहाँ पे फेज रूल से मतलब टेम्परेचर प्रेशर से कुछ भी रिलेशन हो। तो अगर जो बच्चा मतलब थोड़ा बहुत ही चैप्टर को पढ़ा है ना, उसका एमसीक्यू भी सॉल्व हो सकता है अगर वो कॉमन सेंस लगाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो कंपोजिशन यानी कंपोनेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो।
हो गया। इसी तरीके से तो इसीलिए बच्चों ये जो चैप्टर है ना फेज इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें मैं बार बार आपको बता रही हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में तो थोड़ा बहुत इक्वेशन भी था, इसमें आपका फेज इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। इन लेड सिल्वर सिस्टम टोटल नंबर ऑफ फेजेस एट यूटेक्टिक पॉइंट विल बी। लेड सिल्वर सिस्टम में यूटेक्टिक पॉइंट पर कितने फेज थे, जल्दी से बता दो, याद करो कितने फेज थे जब हम लोग लेड और सिल्वर को यूटेक्टिक पॉइंट तक लेकर आ रहे थे। तो ऐसा कोई डायग्राम था ना, बनाए थे, यूटेक्टिक पॉइंट यहाँ पर था तो लेड का यहाँ आ रहा था, सिल्वर का यहाँ आ रहा था किसी पॉइंट पे। याद करो, मैं वो डायग्राम आपको पढ़ाई, वो डायग्राम बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोजिशन एक्यूरेट पॉइंट पे दिया गया है। यहाँ आपका पॉइंट दिया गया, तो उसको ध्यान से अच्छे से लर्न कर लो, उस डायग्राम का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक, चलो बताओ कितने फेजेस थे उसमें, याद करो। तो वहां पे आपका मैक्सिमम कितना फेज था। लेड आपका कैसा प्रेजेंट था, सॉलिड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में एंड लिक्विड फॉर्म में, यानी 3 फेज था। याद आ रहा होगा आपको, आपके पूरे आपके नोट्स में दिया गया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां से कहीं से भी आपको घुमाया फिराया नहीं। हो गया सॉल्व, चले आगे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2 कंपोनेंट सिस्टम विल बी। चलो बता दो क्या क्या हो जाएगा इसका। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2 कंपोनेंट सिस्टम। चलो ये निकाल लेते हैं। 2 कंपोनेंट सिस्टम C माइनस P प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला था। 2 कंपोनेंट सिस्टम फेज कितना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेज, चलो फेज तो हमेशा 3 ही होता है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ठीक, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 फ्रेजेस, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। सुनो मेरी बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में बताता क्या है, तो ध्यान रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका बताता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक, याद आ रहा होगा, ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट in any equilibrium। नंबर ऑफ आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं एनी, कोई भी इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो बताता है। यानी अगर इसकी वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी वेरिएबल, जैसे सपोज करो टेम्परेचर होता है इसका एग्जांपल, इसका क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो आपका अगर 0 वैल्यू आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि भाई कोई भी वेरिएबल इस इक्विलिब्रियम पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम, चलो कोई रिएक्शन मान लो A प्लस बी है, वो अपना इक्विलिब्रियम है C प्लस डी के साथ। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके साथ इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई भी वेरिएबल इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग, अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर 0 से 1 आ जाती है, तो बोलेंगे हो सकता है इसका वेरिएबल ये पूरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डिपेंड करे, हो सकता है प्रेशर पे, तो मेनली ऐसा देखा गया टेम्परेचर प्रेशर पे ही रह जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करे या प्रेशर पे डिपेंड करे या वॉल्यूम पे डिपेंड करे। थर्ड क्या होता है, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर 2 आ जाती है, तो
तो बोलते हैं भाई हो सकता है टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, 2 पे डिपेंड करेगा, 3 आ जाता है तो 3 यानी वॉल्यूम को ले लो, चौथा आ जाएगा कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो ये जो वेरिएबल्स आपका बताता है कि हमें अगर पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है तो उसका आसानी से रेट वगैरह निकालना ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चले आगे, और याद रखना जो आपका फेज रूल है ना, यही वाला फेज रूल हमेशा फॉलो करना, ठीक, और कोई फेज रूल मत फॉलो करना। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट विल बी। वेपर प्रेशर और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट अ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही यही होता है कि जिस पॉइंट पे आपका जिस पॉइंट पे जो आपके लिक्विड के सरफेस के जो पार्टिकल्स का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाए तो उसे इस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये मत कहिएगा कि जिस वाटर अगर आपका बहुत ज़्यादा बॉयल होने लगे जिस पॉइंट पे तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये छोटे बच्चों के क्लासेस में यूज़ होते हैं, यहाँ तक वो मान के चलो 6, 7, 8 तक भी, बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, 4, 5 तक भी यूज़ होता है। उसके आगे की डेफिनेशन अलग हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट का। यानी अगर आपका कोई भी लिक्विड है, ठीक, उसके जो सबसे अपर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर हो सकता है, उनके अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाए, इनका जो प्रेशर है वो इस प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बोलेंगे हाँ इस पॉइंट पे जिस पे ये बराबर हो जा रहा है दोनों की प्रेशर, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना प्रेशर आप लोग लेकर चल रहे हैं, एक रेफरेंस बना रहे हैं 1 atm का, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये तो कोई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पे आ जाता है। एक बात याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, फिजिक्स इक्विलिब्रियम से बहुत कम आता है क्योंकि छोटा यूनिट है, तो इसके मैक्सिमम बहुत कम क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में देखे गए। ओके, पर ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के रह जाओ, बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको स्कोरिंग और ज़्यादा हो सकता है। चले आगे, ओके चलते क्वेश्चन नंबर 9। द फेज रूल वाज प्रोनाउंस्ड बाय विलार्ड गिब्स, विलियम हेनरी, वॉन हॉफ, नर्स्ट। नर्स्ट इक्वेशन तो उसमें आता है इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक, चलो बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे यार याद करो, जो फेज रूल सबसे पहले प्रोनाउंस किसने किया था, वॉन हॉफ ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट पे आ जा रहा है, मैं समझ रही हूँ साइंटिस्ट वाली चीज़ें आपको याद नहीं आती तो कोई बात नहीं। ये वॉन हॉफ, ये जो गिब्स थे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में आता है गिब्स फ्री एनर्जी, और थर्मोडायनेमिक्स से ही उसका बाद में आता है हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में जब पढ़ते हैं तब भी वहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी आता है, लेकिन ये एक्चुअली में प्रोनाउंस्ड हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो हेनरी है ये आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आते हैं, सॉल्यूशन में हेनरीज रूल को पढ़ा जाता है। वॉन हॉफ इसी में आए, उन्होंने सबसे पहले फेज रूल के बारे में प्रोनाउंस किया था। वॉन हॉफ और भी सारा काम किए, अब ये सॉल्यूशन में भी काम किए, लेकिन इनका प्रोनाउंस कौन किया था फेज रूल का, तो वो क्या है, वॉन हॉफ। लास्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फेजेस इन NaCl H2O। अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गया, एक आपका NaCl है, एक कंपोनेंट दूसरा आपका H2 है। चलो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेजेस क्या निकाल के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ फेजेस पूछा है ना, तो आपको क्या पता है इसका, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नहीं पता है, क्वेश्चन हाफ दिए है क्या। सल्फर सिस्टम का होगा डिकम्पोजिशन अमोनियम क्लोराइड। इसकी फेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेजेस। अच्छा आओ इसी फॉर्मूला से निकालते हैं।
फेज की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ये हो जाएगा -c। इसी फॉर्मूले से, या इसको डायरेक्ट कर लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका तो पता ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना कितना आ जाएगा, तभी तो फेस की वैल्यू पूछा है। फेस की वैल्यू अगर मान लो कि इसको हम लोग x मान लें, डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज करो 3 होगा, तो कंपोनेंट 2 आपका 2 है, इसको x मान लो +2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, या x इक्वल टू 3 ही आ जाएगा। ऑप्शन में 3 क्या क्या लग रहा है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना है मैक्सिमम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने वेरिएबल्स पॉसिबल हैं, तो वेरिएबल सबसे ज़्यादा 3 पॉसिबल होता है, ठीक। फेस कभी भी 0 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, तो हो सकता है इसकी x की वैल्यू 3 आ रही, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका C हो सकता है। अब ये देखो बच्चों, इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लो कि कंपोनेंट क्या होता है, ठीक, एकदम बहुत इजी है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा चैप्टर में से नहीं मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आया है, और फेज इक्विलिब्रियम में मैं ऐसा देखिए प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन उठाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एमसीक्यू एकदम आया भी तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से आया। हाँ, इस पे जो आपका जो रिटन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको आगे भी कराऊंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपोनेंट आपका हो गया, देन इसके बाद आप ये पढ़ लो, फिर इसके बाद फेज रूल पढ़ लो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फेज रूल के बाद सीधा आप पढ़ो क्या 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 पढ़ो, वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम विथ एग्जाम्पल के साथ वो पढ़ लो, उसका ग्राफ वगैरह। उसी में आपके सब टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, ट्रिपल पॉइंट हो गया। देन आपको पढ़ना चाहिए 2 कंपोनेंट सिस्टम। ये दोनों ही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका स्कोरिंग मार्क्स हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो ये एमसीक्यू और रिटन वाले दोनों के लिए है, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा आया हुआ है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे आपका फेज इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। प्रीवियस ईयर की इतने ही मुझे क्वेश्चन दिखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बाकी इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आया नहीं गया है। अब इसके बाद जो आपका यूनिट 5 होगा, आई थिंक यूनिट जो 4 होगा, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट से ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट आ जाएगा, देन कोऑर्डिनेशन पे चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।